प्रश्न 1। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल पर विधेयक को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए न्यायिक समय सीमा लागू नहीं की जा सकती है? अनुच्छेद 200 और 201, अनुच्छेद 142 और 143, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131। सही आंसर है ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत किसी विधेयक को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी निश्चित समय सीमा के अधीन नहीं है। ऐसा करना न्यायिक अतिक्रमण और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। प्रश्न 2। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में राष्ट्रपति या राज्यपालों पर न्यायिक समय सीमा लागू करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह संघीयता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश की व्याख्या सख्त समय सीमा के रूप में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए कहा कि न्यायिक समय सीमा लागू करना संघीयता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रश्न 3। सर्वोच्च न्यायालय ने किस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी निर्धारित अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो विधेयक स्वतः कानून बन जाएगा? न्यायिक निष्क्रियता, अनुमानित अस्वीकृति, अनुमानित स्वीकृति, संवैधानिक अनुपालन। सही आंसर है ऑप्शन सी। न्यायालय ने यह विचार स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी निर्धारित अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो विधेयक स्वतः कानून बन जाएगा, यानी अनुमानित स्वीकृति मिल जाएगा। न्यायालय ने कहा कि अनुमानित स्वीकृति का संविधान में कोई आधार नहीं है। प्रश्न 4। यदि राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के बाद धन विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल के पास क्या विकल्प बचते हैं? राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। राज्यपाल अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। राज्यपाल के पास पुनर्विचार के बाद कोई विकल्प नहीं बचता है। राज्यपाल उसे सीधे कानून बनने के लिए भेज देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। धन विधेयक को छोड़कर यदि विधानमंडल पुनर्विचार के बाद विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल के पास केवल 2 विकल्प रहते हैं, या तो वह अपनी स्वीकृति दे या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करे। प्रश्न 5। केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग के लीडरों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए किसे मध्यस्थ नियुक्त किया है ताकि गोरखालैंड राज्य की मांग और 11 गोरखा उपजनजातियों को जनजातीय दर्जा देने जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की जा सके? पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पूर्व उपराष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के सचिव, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। सही आंसर है ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग के लीडरों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एक मध्यस्थ इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया है। प्रश्न 6। गोरखालैंड की मांग मुख्य रूप से किस दशक में शुरू हुई और किस पर आधारित है? 1970 के दशक भाषाई पुनर्गठन, 1980 के दशक गोरखा पहचान राजनीति और स्वशासन, 1990 के दशक आर्थिक असमानता, 2000 के दशक अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग। सही आंसर है ऑप्शन बी। 1980 के दशक से गोरखालैंड की मांग गोरखा पहचान राजनीति का प्रमुख आधार रही है, जो मान्यता और स्वशासन की आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रश्न 7। भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के क्षरण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? चुनाव आयोग द्वारा सख्त विनियमन का अभाव, वंशवादी राजनीति और सत्ता का संकेंद्रण, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रभावी होना, गठबंधन राजनीति का उदय। सही आंसर है ऑप्शन बी। राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है क्योंकि वंशवादी राजनीति और राजनीतिक परिवारों के भीतर सत्ता का संकेंद्रण अब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आम हो गया है। प्रश्न 8। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक घटकों में वित्तीय पारदर्शिता का क्या अर्थ है?
पार्टी के सभी सदस्यों को योगदान देना अनिवार्य है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र से वित्त प्राप्त करना। पार्टी के धन स्रोतों और व्यय का स्पष्ट खुलासा किया जाए। नेतृत्व संगठनात्मक निकायों के प्रति जवाबदेह हो। सही आंसर है ऑप्शन सी। आंतरिक लोकतंत्र के आवश्यक घटकों में से एक है वित्तीय पारदर्शिता, जिसका अर्थ है कि पार्टी के धन स्रोतों और व्यय का स्पष्ट खुलासा किया जाए। प्रश्न 9। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा मूल रूप से किस इतिहासकार ने प्रस्तुत की थी? ए. अंबेडकर, जॉर्ज ग्रो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन बी। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ने प्रस्तुत की थी। प्रश्न 10। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को रद्द कर दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली एनसीटी 2009, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता और स्वतंत्रता को भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं से ऊपर बताते हुए महिलाओं के प्रवेश पर रोक रद्द कर दी। और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11। न्यायालय की आपराधिक अवमानना क्या है? किसी न्यायालय के आदेश या निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करना, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना, न्यायालय को दी गई प्रतिबद्धता का उल्लंघन करना, न्यायालय में लिखित माफी मांगना। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपराधिक अवमानना उन कार्यों के रूप में परिभाषित की जाती है जो किसी न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उसके अधिकार को कमजोर करते हैं या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं। प्रश्न 12। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 215। सही आंसर है ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। प्रश्न 13। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पॉक्सो अधिनियम 2012 की मुख्य प्रकृति क्या है? महिला प्रधान अधिनियम, लैंगिक तटस्थ अधिनियम, बच्चों के लिए गैरभेदी यौन हमले के मामले में लागू नहीं होता, केवल वयस्क अपराधियों पर लागू होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो को एक लैंगिक तटस्थ अधिनियम बताया है। प्रश्न 14। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को मंजूरी दी गई है। इस आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, पंकज जैन। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को मंजूरी दी है। प्रश्न 15। लंबित, अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता की स्थिति में न्यायपालिका क्या कार्रवाई कर सकती है? न्यायालय राज्यपाल को समय सीमा के भीतर कार्य करने का निर्देश दे सकता है। न्यायालय विधेयक को स्वतः ही कानून घोषित कर सकता है। न्यायालय राज्यपाल को बिना किसी समय सीमा की कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। न्यायालय विधेयक की योग्यता का मूल्यांकन कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबित, अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता की स्थिति में न्यायालय राज्यपाल को बिना किसी समय सीमा लगाए या निर्णय की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। प्रश्न 16। भारत में लागू की जा रही 4 श्रम संहिताओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना, केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, सभी श्रम विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना, न्यूनतम मजदूरी को समाप्त करना। सही आंसर है ऑप्शन ए।
भारत ने 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत करते हुए 4 नई श्रम संहिताओं वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और ओएसएच को लागू करने की घोषणा की है। प्रश्न 17। मजदूरी संहिता 2019 के तहत ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम कितना होना चाहिए? सामान्य वेतन दर से 1.5 गुना, सामान्य वेतन दर से 2 गुना, सामान्य वेतन दर के बराबर, सामान्य वेतन दर से 3 गुना। सही आंसर है ऑप्शन बी। मजदूरी संहिता 2019 के मुख्य प्रावधानों में से एक है कि ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम 2 गुना होना चाहिए। प्रश्न 18। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का विस्तार किन क्षेत्रों के श्रमिकों तक किया गया है जो पहले सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित थे? केवल कृषि श्रमिक, केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र के श्रमिक, केवल निर्माण क्षेत्र के श्रमिक। सही आंसर है ऑप्शन सी। यह संहिता संगठित गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करती है। प्रश्न 19। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू त्सोंजू में किया गया। प्रश्न 20। एपेक द्वारा अपनाया गया पुत्राजय विजन 2040 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2040 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, मुक्त, गतिशील, अनुकूलनशील और शांतिपूर्ण एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण करना, सदस्य देशों के बीच एक साझा मुद्रा स्थापित करना, केवल एआई पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सही आंसर है ऑप्शन बी। पुत्राजय विजन 2040, जिसे एपेक ने 2020 में अपनाया, एक दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य खुले, गतिशील, अनुकूलनशील और शांतिपूर्ण एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण करना है। प्रश्न 21। आरबीआई द्वारा स्वर्ण भंडार में वृद्धि करने का एक मुख्य भूराजनीतिक रुझान क्या है? डॉलर का मूल्य बढ़ना, डीडॉलरकरण प्रवृत्ति, ब्रिक्स पे का मजबूत होना, विदेशी मुद्रा भंडार में एकरूपता लाना। सही आंसर है ऑप्शन बी। चीन, रूस, तुर्की और पोलैंड जैसे कई केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं और आरबीआई की सोने की खरीदारी इसी डीडॉलरकरण प्रवृत्ति के अनुरूप है। प्रश्न 22। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में अक्टूबर 2025 तक स्वर्ण भंडार का अनुमानित मूल्य क्या है? 570.411 अरब अमेरिकी डॉलर, 108.546 अरब अमेरिकी डॉलर, 18.722 अरब अमेरिकी डॉलर, 702.28 अरब अमेरिकी डॉलर। सही आंसर है ऑप्शन बी। अक्टूबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का मूल्य 108.546 अरब अमेरिकी डॉलर था। प्रश्न 23। भारत में वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करने वाला प्रमुख इनपुट लागत कारक क्या है? कम श्रम उत्पादकता, सख्त श्रम विधान, क्यूकस के कारण आयातित पॉलिएस्टर पर प्रतिबंध, मुक्त व्यापार समझौतों का अभाव। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूकस के कारण पॉलिएस्टर एवं विस्कोस आयात पर प्रतिबंध लगने से घरेलू सूत उत्पादकों को महंगे स्थानीय पॉलिएस्टर फाइबर पर निर्भर होना पड़ा है। प्रश्न 24। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों की वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है? 48%, 75%, 102%, 90%। सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच पारिवारिक वित्तीय देनदारियां 102% बढ़ी, जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों में केवल 48% की वृद्धि हुई। प्रश्न 25। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह वर्ष 2030 तक भारत के जीडीपी में कितना अतिरिक्त योगदान दे सकती है? 100-200 अरब अमेरिकी डॉलर, 300-400 अरब अमेरिकी डॉलर, 500-600 अरब अमेरिकी डॉलर, 700-800 अरब अमेरिकी डॉलर।
सही आंसर है ऑप्शन सी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एआई वर्ष 2030 तक देश के जीडीपी में 500-600 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दे सकती है। प्रश्न 26। एआई प्रतिभा की मांग किस दर से बढ़ रही है जबकि आपूर्ति की वृद्धि दर कम है? 15%, 25%, 10%, 40%। सही आंसर है ऑप्शन बी। एआई प्रतिभा की मांग 25% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर कागज से बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति केवल 15% कागज से बढ़ रही है। प्रश्न 27। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण एनआईसी 2025 में एनआईसी 2008 की पांचकीय संरचना के स्थान पर कौन सी नई कोडिंग संरचना प्रस्तुत की गई है? 7 अंकीय, 6 अंकीय, 4 अंकीय, 8 अंकीय। सही आंसर है ऑप्शन बी। एनआईसी 2025 एनआईसी 2008 की 5 अंकीय संरचना के स्थान पर 6 अंकीय कोडिंग संरचना प्रस्तुत करता है। प्रश्न 28। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन एनबीएचएम किस योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है और यह किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, आत्मनिर्भर भारत पहल, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य और कृषि संगठन। सही आंसर है ऑप्शन बी। एनबीएचएम आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न 29। डिजिटल गोल्ड के संबंध में सेबी की सार्वजनिक सलाह में उजागर किया गया प्रमुख जोखिम क्या है? इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यह सेबी के विनियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है और इसमें निवेशक संरक्षण तंत्र का अभाव है। इसमें भौतिक सोने की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है। यह केवल संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी। सेबी ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल गोल्ड उत्पाद सेबी के विनियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं और इनमें सेबी स्वीकृत निवेशक संरक्षण तंत्र लागू नहीं होते हैं। प्रश्न 30। रंगराजन समिति 2014 ने तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी राशि को गरीबी रेखा के रूप में अनुमानित किया था? 816 ग्रामीण और 1000 शहरी, 972 ग्रामीण और 1407 शहरी, 1500 ग्रामीण और 2000 शहरी, 2000 ग्रामीण और 2500 शहरी। सही आंसर है ऑप्शन बी। रंगराजन समिति ने ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा को अलग अलग किया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 972 ग्रामीण तथा 1407 शहरी का अनुमान लगाया। प्रश्न 31। वर्ष 2025 में दी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ और इसकी थीम क्या थी? नई दिल्ली, थीम वसुधैव कुटुंबकम। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, थीम एकजुटता, समानता और सत्ता। काजान, रूस, थीम न्यायसंगत वैश्विक विकास। रियो डी जनेरियो, ब्राजील, थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सही आंसर है ऑप्शन बी। 20वां दी20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इसकी थीम एकजुटता, समानता और सत्ता थी। प्रश्न 32। दी20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन में रेखांकित उबंटू की भावना किस अफ्रीकी दर्शन पर आधारित है? न्याय के लिए संघर्ष, साझा मानवता और पारस्परिक सहयोग, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कठोर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद। सही आंसर है ऑप्शन बी। घोषणा पत्र में उबंटू के अफ्रीकी दर्शन को रेखांकित किया गया है जो साझा मानवता और पारस्परिक सहयोग पर बल देता है, जिसका अर्थ है मैं हूं क्योंकि आप हैं। प्रश्न 33। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एपेक में 25 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत एपेक का संस्थापक सदस्य है। एपेक 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है और भारत इसका सदस्य नहीं है। एपेक का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। एपेक 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है और भारत एपेक का सदस्य नहीं है। प्रश्न 34।
22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? 2025, 2026, 2027, 2030? सही आंसर है ऑप्शन बी। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न 35, अक्टूबर 2025 में किस देश के शामिल होने के साथ ही आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है? बांग्लादेश, तिमोर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनी, फिजी? सही आंसर है ऑप्शन बी। अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर के शामिल होने के साथ ही आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। प्रश्न 36, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2030 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ जर्मनी भारत में विदेशी निवेशकों में किस स्थान पर रहा? तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें? सही आंसर है ऑप्शन डी। जर्मनी 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई के साथ भारत में विदेशी निवेशकों में 9वें स्थान पर है। प्रश्न 37, भारत के डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल कानून जर्मनी के साथ किस यूरोपीय संघ ईयू विनियमन के कारण संभावित रूप से संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं? यूरोपीय संघ भारत एफटीए, शेंगेन समझौता, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन, पेरिस जलवायु समझौता? सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत के डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल कानून यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जीडीपीए से टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न 38, अमेरिका ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का पुनः परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 33 वर्ष, 40 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 33 वर्ष 1992 के बाद के अंतराल के बाद अमेरिकी परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। प्रश्न 39, ब्रिक्स पे नामक सीमापार भुगतान व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों में डॉलर का उपयोग बढ़ाना, स्विफ्ट सिस्टम और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, ब्रिक्स देशों में आंतरिक बैंकिंग को बढ़ावा देना, केवल चीन और रूस के बीच व्यापार को सुगम बनाना? सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्रिक्स पे का उद्देश्य स्विफ्ट एवं अमेरिकी डॉलर जैसी प्रणालियों पर निर्भरता कम करना है। प्रश्न 40, ब्रिक्स पे की अंतर संचालनीयता की परिकल्पना में भारत का कौन सा राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म शामिल है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस? सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्रिक्स पे राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्मों के बीच पारस्परिक संपर्क की परिकल्पना करता है, जिसमें भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस शामिल है। प्रश्न 41, भारत पेरू से आयात किए जाने वाले किन दो प्रमुख खनिजों का एक प्रमुख आयातक है? लोहा और कोयला, सोना और तांबा, लिथियम और निकल, टिन और बॉक्साइट? सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत पेरू के सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक है। प्रश्न 42, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लिथियम ट्रायंगल में कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, वेनेजुएला? सही आंसर है ऑप्शन बी। लिथियम ट्रायंगल चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में वैश्विक लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। प्रश्न 43, भारत ने भूटान के साथ संयुक्त रूप से किस जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया और किस परियोजना पर पुनः कार्य शुरू किया, जिससे दोनों देशों की जलविद्युत साझेदारी मजबूत हुई है? चुखा और ताला, पनातसन छुआए और पनातसन छुआए, मामदेचु और दोरजी, संकोश और वांछो? सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और भूटान ने 1020 मेगावाट की पनातसान छुआई जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया तथा 1200 मेगावाट की पनातसान छुआई जलविद्युत परियोजना पर पुनः कार्य शुरू किया। प्रश्न 44, भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? 1971, 1999,
2003, 2011। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत भूटान फाउंडेशन 2003 के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न 45। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में CSC के छठे पूर्ण सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, म्यांमार। सही आंसर है ऑप्शन ए। बैठक में सेशेल्स को CSC के छठे पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रश्न 46। हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज AWS में आई तकनीकी बाधा का प्राथमिक कारण क्या बताया गया? साइबर हमला, उत्तरी वर्जीनिया डेटा केंद्र में DNS रिजोल्यूशन निष्क्रियता, डायनेमोडीबी सेवा एंडपॉइंट्स पर बिजली गुल, गूगल क्लाउड के साथ इंटरऑपरेबिलिटी समस्या। सही आंसर है ऑप्शन बी। AWS ने अपने उत्तरी वर्जीनिया डेटा केंद्र में होस्ट किए गए डायनेमोडीबी सेवा एंडपॉइंट्स में डोमेन नेम सिस्टम DNS रिजोल्यूशन निष्क्रियता को इसका प्राथमिक कारण बताया। प्रश्न 47। क्लाउड कंप्यूटिंग के SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल का उदाहरण क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन, गूगल डॉक्स, गूगल क्लाउड फंक्शन। सही आंसर है ऑप्शन सी। SaaS मॉडल का उदाहरण गूगल डॉक्स है। प्रश्न 48। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 किस अधिनियम का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, साइबर सुरक्षा नियम 2020। सही आंसर है ऑप्शन सी। DPDP नियम 2025 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करता है। प्रश्न 49। DPDP अधिनियम 2023 के तहत डेटा फिड्यूशरी किसे कहा गया है? वह व्यक्ति जिसका डेटा संसाधित किया जाता है, वह इकाई जो डेटा प्रिंसिपल की ओर से डेटा संसाधित करती है, वह इकाई जो यह निर्णय लेती है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण क्यों और कैसे किया जाए, वह बोर्ड जो शिकायतें दर्ज करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। डेटा फिड्यूशरी वह इकाई है जो यह निर्णय लेती है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण क्यों और कैसे किया जाए। प्रश्न 50। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से पदार्थ निर्मुक्त किए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, केवल तरल नाइट्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, नमक या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को बादलों में निर्मुक्त किया जाता है। प्रश्न 51। क्लाउड सीडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी भी मौसम की स्थिति में नए मेघ उत्पन्न कर सकती है। यह केवल तभी कार्य करती है जब पहले से बने मेघों में पर्याप्त आर्द्रता मौजूद हो। यह स्थायी रूप से वायु प्रदूषण को समाप्त कर सकती है। इसका एकमात्र उद्देश्य सूखे को कम करना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लाउड सीडिंग नए मेघ उत्पन्न नहीं कर सकती। यह केवल तब कार्य करती है जब पहले से बने मेघों में पर्याप्त आर्द्रता मौजूद हो। प्रश्न 52। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क NBF का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को विनियमित करना, सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना, विदेशी ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्भरता बढ़ाना, केवल निजी क्षेत्र के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही आंसर है ऑप्शन बी। NBF सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत का स्वदेशी मंच है। प्रश्न 53। जनरेटिव AI अध्ययन AI की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे पारंपरिक AI से अलग करती है? यह केवल मौजूदा डेटा का वर्गीकरण करता है। यह केवल डेटा का विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाता है। यह मूल सामग्री बनाने में सक्षम है। यह केवल डेटा को संसाधित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। पारंपरिक AI के विपरीत जनरेटिव AI मशीन को मूल सामग्री जैसे पाठ, चित्र, कोड और वीडियो बनाने में सक्षम बनाता है। प्रश्न 54।
नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? यह लिथियम आयन बैटरी से सस्ती है। यह गैर ज्वलनशील, पुनर्चक्रण योग्य वैनेडियम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण प्रदान करती है। यह केवल सौर ऊर्जा के लिए काम करती है। यह पारंपरिक बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। वीआरएफबी गैर ज्वलनशील, पुनर्चक्रण योग्य वैनेडियम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ गहन निर्वहन और उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रश्न 55। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित चुंबकीय क्रम की नई अवस्था अल्टरमैग्नेटिज्म की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है, लेकिन आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार फेरोमैग्नेट जैसा होता है। यह केवल उच्च तापमान पर मौजूद रहता है। यह केवल विद्युत आवेश का उपयोग करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अल्टरमैग्नेटिज्म का परिणाम यह होता है कि इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है, लेकिन आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार फेरोमैग्नेट्स जैसा होता है। प्रश्न 56। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत प्रदर्शित भारत के पहले क्वांटम कुंजी वितरण क्यूकेडी नेटवर्क की रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्यूएनयू लैब्स ने भारत का पहला 500 किलोमीटर का क्यूकेडी नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। प्रश्न 57। एस्तिक 2025 में अनावरण किए गए भारत की पहली स्वदेशी सीएआरटी सेल थेरेपी का नाम क्या है, जिसे इम्यूनोएसीटी ने विकसित किया है? काटी 25, नेक्सका 19, क्यूसिप, विब्दय 27। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्सिया 19 भारत की पहली स्वदेशी सीएआरटी सेल थेरेपी है। प्रश्न 58। भारत का सबसे भारी स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना संचार उपग्रह जी7 ACMS-03 किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? PSLV-XL, LDM-3, DSLV-MK, SSLV। सही आंसर है ऑप्शन बी। CMS-03 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LBM-3 का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रश्न 59। खगोलविदों ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दूर स्थित ब्लैक होल फ्लेयर कहाँ से उत्पन्न होते हुए पता लगाया है? सक्रिय गांगेय नाभिक के धी ND 2245 + 3743 के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से, पृथ्वी के निकटतम सुपरनोवा से, एंड्रोमेडा आकाशगंगा से, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में। सही आंसर है ऑप्शन ए। यह फ्लेयर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस ADND 2245 + 3743 के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न 7। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए युवा AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाना, 1 करोड़ नागरिकों को मूलभूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल से सशक्त बनाना, सभी सरकारी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी। युवा AI फॉर ऑल नामक निःशुल्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को मूलभूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल से सशक्त बनाना है। प्रश्न 61। ब्राजील के बेलेम में संपन्न COP30 में देशों द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया प्रमुख सहमत परिणाम क्या है? पेरिस समझौता कार्यान्वयन पैकेज, ग्लासगो जलवायु समझौता, बेलेम पैकेज, बाली रोड मैप। सही आंसर है ऑप्शन सी। COP30 का समापन बेलेम में हुआ, जहां देशों ने औपचारिक रूप से बेलेम पैकेज को प्रमुख सहमत परिणाम के रूप में अपनाया। प्रश्न 62। COP30 में अपनाई गई बेलेम 4X प्रतिज्ञा का उद्देश्य किस वर्ष तक संधारणीय ईंधनों के उपयोग को 4 गुना बढ़ाना है? 2030, 2035, 2040, 2050। सही आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य वर्ष 2024 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक संधारणीय ईंधनों के उपयोग को 4 गुना बढ़ाना है। प्रश्न 63। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2025 अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत है? 1.4%,
4%, 6.4%, 3.6%। सही आंसर है ऑप्शन ए। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के जीवाश्म ईंधनों से होने वाले CO2 उत्सर्जन में केवल 1.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रश्न 64। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 3 नवंबर, 10 दिसंबर। सही आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 65। भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल आरक्षित नेटवर्क में शामिल किया गया है? 12, 15, 18, 20। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 को यूनेस्को के WNBA में शामिल किया गया है। प्रश्न 66। सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरपीढ़ीगत समानता के सिद्धांत को किन आधारों पर मानव केंद्रित बताया? यह वन्यजीव संरक्षण कानूनों का समर्थन करता है। यह केवल भविष्य की मानव पीढ़ियों के हित में संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रजातियों के आंतरिक मूल्य को मान्यता देता है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन बी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह सिद्धांत मानव केंद्रित है, क्योंकि यह मुख्य रूप से भविष्य की मानव पीढ़ियों के हित में संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 67। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड DIB की मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? निवास स्थान का क्षरण, विद्युत लाइनों से टकराव, अवैध शिकार, अत्यधिक प्रजनन। सही आंसर है ऑप्शन बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रमुख खतरा विद्युत लाइनों से टकराव मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। प्रश्न 68। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? 2015 भारत, 2015 फ्रांस, 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2019 चीन। सही आंसर है ऑप्शन ए। ISA का गठन वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में किया गया था, और यह भारत में मुख्यालय रखने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। प्रश्न 69। हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित की गई गोगाबी झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। सही आंसर है ऑप्शन सी। बिहार की गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रश्न 70। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के उत्पादन के लिए किस गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक का उपयोग किया जाता है? कच्चा तेल, पेट्रोलियम व्युत्पाद, कृषि अपशिष्ट, वानिकी अवशेष और अपशिष्ट तेल, कोयला। सही आंसर है ऑप्शन सी। SAF पारंपरिक जेट ईंधन का एक विकल्प है, जो कृषि अपशिष्ट, वानिकी अवशेष और अपशिष्ट तेलों जैसे गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से उत्पादित होता है। प्रश्न 71। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 1900 से 2022 के बीच भारत में दर्ज की गई कुल आपदाओं में से लगभग कितनी हिमालयी क्षेत्र में घटित हुई हैं? लगभग 100, लगभग 240, लगभग 500, 687 से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन बी। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1900-2022 दर्ज की गई 687 आपदाओं में से लगभग 240 हिमालय में घटित हुई। प्रश्न 72। हिमालय में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता का एक प्रमुख भूवैज्ञानिक कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभों की अनिश्चितता, भारत-यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव के कारण विवर्तनिक सक्रियता, तेजी से शहरीकरण, मानसून की विफलता। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव जारी रहने के कारण हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय बना हुआ है, जिससे भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्न 73। ब्राजील के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई के लिए भुगतान करना, केवल अमेजन वर्षावनों का संरक्षण करना, उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए भुगतान करना और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना,
कार्बन कैप्चर तकनीक का विकास करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, टीएफएफ एक स्थायी स्ववित्त पोषित निवेश कोष है जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए भुगतान करना है ताकि ये वन कटी हुई भूमि से अधिक मूल्यवान बने। प्रश्न 74। भारत ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत करता है यदि उसकी उत्पादन प्रक्रिया से कुल उत्सर्जन उत्पादित 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर कितने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से अधिक न हो। 0.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत हाइड्रोजन को ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत करता है यदि इसकी उत्पादन प्रक्रिया से कुल उत्सर्जन उत्पादित 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य से अधिक न हो। प्रश्न 75। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। 50 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। प्रश्न 76। बंगाल की खाड़ी में आए गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा का नाम किस देश ने रखा था। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवात का नाम मोंथा रखा गया है जो एक थाई शब्द है जिसका अर्थ सुंदर या सुगंधित पुष्प है। यह नाम थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न 77। भारत में भूजल की कमी का एक प्रमुख कारण क्या है जो किसानों के व्यवहार को प्रभावित करता है। मानसून की अत्यधिक वर्षा, कृषि हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के कारण अत्यधिक बोरवेल पंपिंग, नहरों से पानी की चोरी, फसल चक्र का पालन। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुछ राज्यों द्वारा कृषि हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के कारण अत्यधिक बोरवेल पंपिंग को प्रोत्साहन मिला है जिससे भूजल क्षरण और अधिक गंभीर हो गया है। प्रश्न 78। होर्मुज जलद मरुमध्य का भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या महत्व है। यह भारत का केवल 10% कच्चा तेल परिवहन करता है। यह ईरान को सीधे भूमध्य सागर से जोड़ता है। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल और 54% LNG आयात इसी मार्ग से होता है। यह केवल चीन और जापान के लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% LNG आयात इस रणनीतिक मार्ग से होकर गुजरता है। प्रश्न 79। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इकाइयों में समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को किस नाम से उन्नत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, जिला क्रिटिकल केयर ब्लॉक। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीएम बहिम के तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ग्रामीण और शहरी इकाइयों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नत किया जा रहा है। प्रश्न 80। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य ड्रग कंट्रोलरों को जनवरी 2026 तक अनुसूची एम के तहत संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP को लागू करने का निर्देश क्यों दिया है। निर्यात शुल्क को कम करने के लिए, भारत के औषधि निर्माण मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के GMP मानकों के अनुरूप बनाने के लिए, केवल घरेलू बाजार के लिए सुरक्षा बढ़ाना, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, DCGI ने जनवरी 2026 तक संशोधित GMP को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि भारत के औषधि निर्माण मानकों को WHO के वैश्विक GMP मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। प्रश्न 81। भारत में परिसर स्थापित करने के लिए पात्र विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष कितने के भीतर शामिल होना अनिवार्य है। शीर्ष 100, शीर्ष 200, शीर्ष 500, शीर्ष 1000। सही आंसर है ऑप्शन सी, पात्र विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना अनिवार्य है। प्रश्न 82।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 178 प्रशिक्षण भागीदारों और केंद्रों को ब्लैकलिस्ट करने का मुख्य कारण क्या था? प्रशिक्षण मानकों को पूरा करने में विफलता, फर्जी प्रशिक्षार्थी, जाली दस्तावेज और अस्तित्वहीन प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़े भ्रष्टाचार, छात्रों को नौकरी देने में विफलता, अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचा। सही आंसर है ऑप्शन बी। इन केंद्रों को गंभीर अनियमितताओं जैसे कि फर्जी प्रशिक्षार्थी, जाली दस्तावेज और अस्तित्वहीन प्रशिक्षण केंद्रों के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। प्रश्न 83। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को वर्ष 2024 के 41.7% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कितना करने की रणनीतिक योजना घोषित की है? 45%, 50%, 55%, 60%। सही आंसर है ऑप्शन सी। मंत्रालय ने एफएलएफपीआ को वर्ष 2024 के 41.7% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 55% करने की रणनीतिक योजना घोषित की है। प्रश्न 84। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी के उपयोग पर प्रतिबंध को किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता, प्रजनन स्वायत्तता का संवैधानिक अधिकार, गोद लेने के अधिकार, लैंगिक समानता। सही आंसर है ऑप्शन बी। अधिनियम के तहत दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध को प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए चुनौती दी गई है। प्रश्न 85। यूनेस्को द्वारा जारी न्यूरोटेक्नोलॉजी एथिक्स फ्रेमवर्क किस अधिकार की रक्षा करने पर बल देता है जिसे ब्रेन डेटा के दुरुपयोग से खतरा है? डेटा संप्रभुता, मानसिक गोपनीयता और संज्ञानात्मक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता, साइबर सुरक्षा। सही आंसर है ऑप्शन बी। न्यूरोटेक्नोलॉजी से जुड़ा प्रमुख नैतिक जोखिम मानसिक गोपनीयता और संज्ञानात्मक स्वतंत्रता जैसे न्यूरो राइट्स पर खतरा है। प्रश्न 86। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में स्थापित स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट का उद्देश्य क्या है? शहरी आवास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, शहरी स्वच्छता से संबंधित ज्ञान, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन और प्रसार करना, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, शहरों में जीआईएस सर्वेक्षण आयोजित करना। सही आंसर है ऑप्शन बी। केएमयू की स्थापना शहरी स्वच्छता से संबंधित ज्ञान, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन एवं प्रसार करने के लिए की गई है। प्रश्न 87। कोऑप कुंभ 2025 में किस पहल की शुरुआत की गई ताकि छोटे शहरी सहकारी बैंक भी डिजिटल भुगतान और ऋण सेवाएं प्रदान कर सकें? अर्बन कोऑपरेटिव्स डिजिटल लिंकेज, सहकार डिजिपे और सहकार डिजिलोन ऐप्स, नफकब डिजिटल बोर्ड, प्राथमिक कृषि ऋण समिति का डिजिटलीकरण। सही आंसर है ऑप्शन बी। कोऑप कुंभ 2025 में सहकार डिजिपे और सहकार डिजिलोन ऐप्स लॉन्च किए गए। प्रश्न 88। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस डीएम और यूएन वुमेन के बीच समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खरीद में केवल पुरुष उद्यमियों को शामिल करना, सार्वजनिक खरीद तंत्र में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण और एकीकरण को बढ़ावा देना, डीजीएम पर केवल महिला कर्मचारियों की भर्ती करना, रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद तंत्र में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण और एकीकरण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 89। एनसर्ट की कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक में किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का उल्लेख किया गया है जिसने शून्य को एक संख्या के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आचार्य, वर्रची। सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रश्न 90। भारत में जनजातीय गौरव दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, राजा शंकर शाह, बादल भोई। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। प्रश्न 91। सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर और किस राज्य में स्थित है?
ताप्ती नदी महाराष्ट्र, नर्मदा नदी गुजरात, यमुना नदी उत्तर प्रदेश, कावेरी नदी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर साधुबेट की पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न 92, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की, जिसे उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। सही आंसर है ऑप्शन बी, पटेल ने प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की। प्रश्न 93, गुरु नानक देव द्वारा औपचारिक रूप दिए गए सिख धर्म के 3 स्तंभों में से किरत करना का क्या अर्थ है? ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण, कड़ी मेहनत करना और ईमानदार व नैतिक तरीकों से आजीविका अर्जित करना, जरूरतमंदों के साथ बांटना, सभी का कल्याण चाहना। सही आंसर है ऑप्शन बी, किरत करना का अर्थ है कड़ी मेहनत करना और ईमानदार व नैतिक तरीकों से आजीविका अर्जित करना। प्रश्न 94, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? आनंदमठ, बंगदर्शन, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 95, अवधी व्यंजन परंपरा के लिए यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद। सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न 96, औरंगजेब के शासनकाल के बाद उत्तर मुगल काल में कौन सी चित्रकला शैलियों ने मुगल चित्रकला का स्थान लिया? पाल और जैन शैली, राजस्थानी और पहाड़ी शैली, राजपूत और कंपनी शैली, दक्कन और तंजौर शैली। सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकला का पतन हो गया और उसका स्थान राजपूत तथा कंपनी शैली की चित्रकलाओं ने ले लिया। प्रश्न 97, लाल किले के निकट हुई कार विस्फोट की घटना के बाद किस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका उपयोग आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने के लिए किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूआप 1967 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह भारत का प्रमुख आतंकवादरोधी कानून है। प्रश्न 98, भारत के नए आतंकवादरोधी सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भारत परमाणु धमकियों से भयभीत हुए बिना आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करेगा? निर्णायक प्रतिशोध, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता, आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं, सक्रिय राष्ट्रीय रक्षा। सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत का अर्थ है कि भारत परमाणु धमकियों से भयभीत हुए बिना आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करेगा। प्रश्न 99, सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के न्योमा में शुरू किया गया एयरबेस जो एसी से 35 किमी दूर स्थित है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 11,000 फीट, 13,700 फीट, 15,000 फीट, 18,000 फीट। सही आंसर है ऑप्शन बी, न्योमा एयरबेस समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 100, रिक्सिन किसिन जैसे जैविक विष को रासायनिक हथियार अभिसमय CWC के तहत किस श्रेणी के एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शेड्यूल 2 एजेंट, शेड्यूल 3 एजेंट, शेड्यूल 1 एजेंट, शेड्यूल 4 एजेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिक्सिन को केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC के तहत शेड्यूल 1 एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।